हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि यूपी टेट का जो है एग्ज़ाम डेट आ गया है और ये एग्ज़ाम डेट जो है 25 जुलाई को होने वाला है। ठीक है। और रीट का पेपर जो है वो होने वाला है 25 अप्रैल को। तो दोनों का एग्ज़ाम फिक्स है और इसमें जो है हम इसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो दोनों में पूछे जाते हैं, यूपी टेट में भी और रीट में भी। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है। ठीक है। जो कि ये पाँच सब्जेक्ट से जाते हैं। ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन रहते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ उसमें से एक है जिसमें इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सिलेक्शन होने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आना भी चाहिए। ठीक है। तो आज से हम इसका एक सीरीज़ शुरुआत कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। ठीक है। हर एक दिन एक प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे इन्वायरमेंटल स्टडी से, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। उसको देखा जाएगा, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का प्रमुखता कितने घटक होते हैं पर्यावरण में। ठीक है। प्रमुख कितने घटक होते हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो है टोटल 3 घटक होते हैं। अब इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसमें एक होता है भौतिक या अजैविक जिसे कहा जाता है घटक, और जैविक संगठक या फिर ऊर्जा संगठक। 3 घटक होते हैं। इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सबसे पहले अजैविक संगठन के बारे में जानते हैं। तो इसकी बात करें तो ये जो है समस्त जीवमंडल इसमें शामिल होता है और किसी भी भाग के भौतिक परिवर्तन को भी इसमें पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है। ठीक है। इसका 3 पार्ट होता है। पहला है स्थल मंडल, दूसरा आता है वायुमंडल, तीसरा आता है जलमंडल। ठीक है। तो ये 3 इसके पार्ट होते हैं जैविक के। और इसके बाद आता है दूसरा जो है आपका है जैविक संगठन। तो जैविक संगठन के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो जैविक संगठन के बारे में देखते हैं। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला है पादप तंत्र। पादप यानी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है पौधा होता है। पौधों को पादप कहा जाता है। सर्वाधिक, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है पादप तंत्र। दूसरा आता है जंतु तंत्र, जंतु तंत्र। और तीसरा आता है सूक्ष्म जीव तंत्र। ठीक है। सूक्ष्म जीव तंत्र आता है। तो सूक्ष्म जीव तंत्र ये आता है जैविक संगठन के अंतर्गत। अब अगर पादप तंत्र की बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसमें क्योंकि मात्र पौधे ही जैविक कार्बनिक पदार्थों का जो है निर्माण कर सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। जंतु तंत्र की बात करें तो इसमें 2 घटक आते हैं। बहुत बड़ा ही होता है, इसके क्लासिफिकेशन करेंगे लेकिन मोटा मोटा जानते हैं। तो जंतु तंत्र होता है दूसरा पहला स्वपोषित होता है और दूसरा होता है परपोषित। ठीक है। स्वपोषित उन्हें कहते हैं, पौधों को कहते हैं, हरे पेड़ पौधे जो अपना स्वयं भोजन निर्माण करते हैं तो पौधे होते हैं। और परपोषित जो होते हैं जो दूसरे के भोजन पर निर्भर होते हैं, जंतु आते हैं इसे। ठीक है। परपोषित में अब परपोषित की बात करें तो परपोषित में मृत जीवी आते हैं और परजीवी आते हैं। सब क्लासिफिकेशन है। इसके बाद आता है इसमें प्राण संभोजी। तो ये परपोषी के अंतर्गत 3 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है। मृत जीवी मृत पौधे एवं जंतुओं को जिसमें खाते हैं और निर्माण उनका संगठन करते हैं। ठीक है। और परजीवी में आते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। प्राण संभोजी में गाय, बैल, ऊंट, शेर, बकरी, हाथी ये सारे आते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन। सूक्ष्म जीव, अब ये तीसरा जो सूक्ष्म जीव संगठक है इसकी बात करें तो इनमें जो है वो पार्ट होते हैं जो मनुष्य जो है नंगी आंखों को नहीं देख सकता और इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें 4 प्रकार होते हैं, 4 वर्ग होते हैं। पहला है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी यानी कि कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल यानी कि एल्गी। ठीक है। इसके बाद तीसरा बात करते हैं तो ऊर्जा संगठक है। ठीक है। ऊर्जा संगठक की बात करें तो इसका कार्य होता है ऊर्जा संगठक का पृथ्वी की सतह तथा निचले वायुमंडल में ऊष्मा संतुलन बनाए रखना। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग जान लीजिए। बेसिक इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा घुस के नहीं पूछेगा यूपी टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि आदिमानव की भौतिक पर्यावरण के कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी। ठीक है। आदिमानव की तो भौतिक पर्यावरण में जो है पाता और दाता ये 2 भूमिका थी, यानी कि रिसीवर और कंट्रीब्यूटर्स। ये 2 आदिमानव की भूमिका थी भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मनुष्य जो है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। तो आप देख सकते हैं इसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी मानव जो है पर्यावरण का सबसे बड़ा विध्वंसक है, क्योंकि ये अपने देखिए इस समय जो निर्माण हो रहा है चारों ओर, फैक्ट्री, कंपनी, घर, तो सारे वन और पेड़ पौधों को काट कर ज़मीन समतल बना जाता है, इसके बाद फिर उस पर निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो अभी आवश्यकता ज़्यादा हो गया है और प्रौद्योगिकी मानव अभी निर्माण करें तो इनका जो है ज़्यादा योगदान है पर्यावरण विध्वंसक करने में। ठीक है, पेड़ पौधे कटेंगे तो पर्यावरण का असंतुलन बिगड़ेगा। ठीक है, कंपनियां लगती हैं तो उनसे निकले हुए धूल धुएँ ये, ठीक है, उनके मल आदि से प्रदूषित होता है। तो सबसे ज़्यादा ये प्रौद्योगिकी मानव जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया। तो ये है पशुपालन। ठीक है, पशुपालन ने सामूहिक जीवन प्रदान किया। पशुपालन होने लगा तो जैसे पहले मानव विचरण करता रहता था यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो अब लेकिन जब से ये पशुपालन क्रिया करने लगा तो ये क्या हुआ कि एक जगह रहना पड़ा। ठीक है, पशु को पालने के लिए, पशु को रखने के लिए एक जगह, ज़्यादा पशु हो गए तो उनको लेकर हर जगह चलना नहीं जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा सामूहिक जीवन प्रदान हुआ तो पशुपालन की वजह से आया। अगला क्वेश्चन है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी होती है। तो खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है वो है झूम कृषि। ठीक है, झूम की खेती जो है सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। तो झूम कृषि किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके जान लेते हैं। इसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को है काट कर जला दिया जाता है और फिर उस पर जोत कर बीज बो दिया जाता है या खेती की जाती है। ठीक है, तो इसको कुछ वर्षों तक ऐसे कार्य करते हैं, लगभग 2-3 साल तक, जब तक कि मिट्टी में उर्वरता रहती है। फिर इसके बाद इसको छोड़ देते हैं, बात को भूमि में छोड़ देते हैं, उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये इस कहते हैं झूम खेती इसको। ठीक है, झूम खेती अब ये पहले बहुत होता है, पहले वन जंगल और वनस्पति पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो जहाँ उन्हें लगा कि यहाँ पे है तो वहाँ काट के इसके बाद वहाँ पे खेती किए 2-3 साल, तो इसके बाद जैसे उर्वरता खत्म हो गई फिर अगले जगह चले गए, वहाँ पे यही प्रक्रिया अपनाते थे और कुछ साल बाद यहाँ जहाँ छोड़ के आए थे वहाँ पे फिर से पेड़ पौधे उग जाते थे। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वोत्तर एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में भी प्रचलित है। ठीक है, अभी भी पूर्वोत्तर की भारत की बात करें तो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब में खेती की जाती है झूम की वाली खेती। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। तो ये हैं फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल जो है मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, ये मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं। अब ऐसे भूगोल के जनक अगर पूछा जाए तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो उनका नाम है हिकाइटियस, जो कि भूगोल के जनक हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा अगर वर्तमान भूगोल के जनक का नाम पूछा जाए तो उनका नाम है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर वर्तमान भूगोल के जनक हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान व आर्द्रता कितनी होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अनुकूल तापमान और आर्द्रता कितनी होना चाहिए अनुकूलतम मनुष्य के लिए। तो वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 60% आर्द्रता। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस और 60% आर्द्रता, ये दोनों होना चाहिए, जो कि बहुत ही अनुकूलतम तापमान होता है मनुष्य के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और ये लगभग 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। मान के चलिए कि 1760 से लेकर 1840 के बीच में औद्योगिक क्रांति हुई थी सर्वप्रथम। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये भी जो है औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक अनिश्चयवाद से आया। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से हुआ। तो देखिए पर्यावरण का जो प्रादुर्भाव हुआ वो आया औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या हुआ, इसमें कल कारखाने लगे, फैक्ट्रियाँ लगी, कंपनियाँ लगी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उनसे पहली बात तो उनको लगाने के लिए जो जंगल थे, पेड़ पौधे थे, उन्हें काटा गया। इसके बाद वहाँ मैदान बना के उनको पहले लगाया गया, स्थापित किया गया। इसके बाद उन फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं बहुत ही हानिकारक हुआ पर्यावरण के लिए। ठीक है, उनसे निकले मल आदि जो प्रदूषण जल में गए तो जल को प्रदूषित किया। तो इस तरीके से बहुत ही प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ कब से, जब से औद्योगिक क्रांति आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अपक्षय कैसी प्रक्रिया। तो अपक्षय देखिए भूमिकीय प्रक्रिया होती है, भूमि का कटान को अपक्षय कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपक्षय जो है भूमिकीय प्रक्रिया होती है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया गया। तो 1965 टू 1974 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा।
ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो ओजोन स्तर के चरण का जो पता है वो सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था 1985 ईस्वी में। इंग्लैंड के ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ओजोन की बात है तो ओजोन से संबंधित चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओजोन से संबंधित बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, वो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो मनाते हैं 16 सितंबर को हर वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद ओजोन परत की बात करें तो यह जो है ये परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के जो पराबैंगनी प्रकाश की किरण होती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, वो 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है ओजोन परत, ठीक है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो है मनुष्य के शरीर में पड़ती हैं तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं इससे, ठीक है। मोतियाबिंद हो जाता है, कैंसर हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है। तो इसलिए ओजोन परत बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। अब कहेंगे 35 किलोमीटर के रेंज में भी लिखा हुआ है, तो दोनों सही हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो ओजोन की मात्रा मापने की इकाई का नाम जो है वो डॉप्सन है, ठीक है। डॉप्सन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता लगा, तो इन्हीं के नाम पर इस मात्रा को मापा जाता है। इसकी डॉप्सन पूछा जाता है कि ओजोन की मात्रा मापने की इकाई क्या नाम है। अब ओजोन किसके कारण से ज़्यादा क्षति पहुंचता है? तो पहला सबसे ज़्यादा मेन कारण होता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे ज़्यादा ओजोन को क्षति पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, हेलोन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। इस सबसे जो है ओजोन की मात्रा, ओजोन का परत का जो है क्षरण होता है, बहुत ही नुकसान पहुंचता है, ठीक है। अब ओजोन जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सबसे ज़्यादा जो है ये AC, रेफ्रिजरेटर, ये सब सारा जो इस्तेमाल किया था इससे निकलता है ये गैस, ठीक है। तो ये था ओजोन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा है? तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के बाद सबसे दूसरा क्षति पहुंचाता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? तो वो है बुकलिन। उस शहर का नाम है बुकलिन, और ये कहाँ पे पड़ता है? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये शहर पड़ता है। तो ये जो है भूमिगत जल के दोहन के कारण सबसे ज़्यादा शहर प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघबीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो मेघबीजन में देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। मेघबीजन क्या होता है? कृत्रिम वर्षा हेतु जो मौसम की दशाओं में परिवर्तन करने की एक तकनीक होती है, ठीक है, मेघबीजन, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के रूप में जाते हैं, इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक। अगला क्वेश्चन है, अपने स्थान पर शैलो एवं रिगोलिथ यानी कि आवरण प्रस्तर माने इसकी पत्थर के विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे अपक्षय कहा जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हिमालय के सहारे जो बसे फैले हुए भारतीय नगरों में, ठीक है, यहाँ पे बसें होना चाहिए। बसें फैले हुए भारतीय नगरों में भूमि विवाह भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या होता है? तो देखिए मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समय स्थिति की दशा एवं विक्षुब्धता एवं ढाल का विनाश, ये सारे प्रमुख कारण, ठीक है। ढाल विनाश और स्थिति की दशा की विक्षुब्धता पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग के उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक जो है वो टेनेसी नदी को कहा जाता है। टेनेसी नदी बहुत ही घातक, मतलब वहाँ पर बाढ़ आता है, बाढ़ से बहुत सारे वहाँ पर प्रभावित होता है, बहुत सारे नुकसान होता है, इसलिए इसे नरक कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, ठीक है। तो बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि शोक बहुत ही, ये जो कोसी नदी है ये जब बाढ़ होता है तो पूरा बिहार फ्लड से पीड़ित हो जाता है, सभी लोग प्रभावित होते हैं, बहुत नुकसान होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी की परियोजना की अनुकूलित थी? तो ये टेनेसी जो घाटी है नदी परियोजना उसी से लिया गया है, ठीक है। और ये 1940 में USA से लिया गया दामोदर नदी घाटी परियोजना। विश्व की सर्वाधिक अवसाद व का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो विश्व की सर्वाधिक अवसाद परिवहन करने वाली दो नदियां जो हैं वो एक है येलो नदी। येलो कहाँ पे है? तो ये चीन में बहती है, ठीक। और दूसरी है गंगा नदी जो कि अपने भारत में है, ठीक है। तो दो नदियों का आपको याद है जो ये सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करती हैं,
एक पहली है चीन की येलो नदी और दूसरा है गंगा नदी जो कि भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है गंगा नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गंगा नदी जो है गंगा नदी के किनारे जो समतल मैदान हैं स्थित हैं वो बहुत ही उपजाऊ मैदान है, ठीक है, उपजाऊ मैदान पर कहे जाते हैं। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे कुछ भी बोया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, बहुत आसानी से। तो इसीलिए इसे जो है मेरुदंड कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यहीं पे इसी के आसपास जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र किसकी देन है? मिस्र यानी कि मिस्र देश है, तो मिस्र देश किसकी देन है? तो वो नील नदी की देन है। नील नदी देन इसलिए क्योंकि नील नदी के किनारे मिस्र बसा हुआ है, ठीक है। अगर नील नदी न होता तो मिस्र देश को पानी की ना मिलता, ठीक है, पानी की कमी, तो इसलिए वहाँ पे मिस्र देश न बनता। तो नील नदी देन है मिस्र, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये बाढ़ से बहुत भारी तबाही मचाती है पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक देखिए कोसी नदी को कहा जाता है, ऊपर मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और ये किस गैस के कारण हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जो इसका रिसाव हुआ था, और ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। इससे बहुत हज़ारों लोगों की मौत हुई थी, ठीक है, भोपाल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, इसका डेट और ये कौन सी गैस, तो दोनों याद रखना है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 22 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में हुआ था, ठीक है। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? तो इसके बारे में देखिए क्या है ये। तो 3 माइल आइलैंड दुर्घटना जो है ये यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1979 ईस्वी को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो धारणीय या विकास स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रंट लैंड थे। इन्हें 1987 में इन्होंने इसकी धारणा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सर्वप्रथम तो ये जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया सन 2002 में, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन, जिसमें यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट 1 था। इन्वायरमेंटल पर्यावरण अध्ययन का सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, आज के लिए इतना ही। अगले दिन प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और मैथ के टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए सुपर टेट, यूपी टेट और रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोग उसको भी देखिएगा। थैंक यू।